Good morning everyone. Myself ध्रुव झा। आज हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन जालियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था और सबसे पहले इसमें थोड़ा रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर लें, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है वो रॉलेट एक्ट ही है। आम जनता पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यह कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी थी। इस अधिनियम को समाप्त करने के लिए गांधी और अन्य नेताओं ने इस नियम पर भारतीयों की आपत्ति दिखाने के लिए एक हड़ताल का आह्वान किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार बोले, यह तब हुआ जब कई ग्रामीण बैसाखी के उत्सव के लिए पार्क में एकत्र हुए। इकट्ठा करने वाले दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का भी शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे। अधिनियम का एक विवरण है। इसमें रॉलेट एक्ट का अर्थ जो है वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली रॉलेट कमेटी द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। इसने ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति की बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए गिरफ्तारी को अधिकृत किया गया। रॉलेट एक्ट से जुड़े जो ब्लैक बिल थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी। केंद्रीय विधायिका ने 2 विधेयक पेश किए जो पुलिस को बिना तलाशी वारंट के किसी स्थान की तलाशी लेने और किसी को भी अस्वीकृत करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत करते हैं। इन बिलों को ब्लैक बिल के नाम से जाने लगा। रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो इस्तीफा देने वाले आदमी थे उनमें मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हकी थे। आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा यह पारित किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया। इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का भी अधिकार दिया। इसने पुलिस को बिना वारंट के जगह की तलाश करने का अधिकार दिया। इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रतिबंध लगाए। एक न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम पारित किया गया था, जिसके नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया है। इस अधिनियम की भारतीय नेताओं और जनता द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई थी। बिलों को ब्लैक बिल के रूप में जाना लगा। बावजूद परिषद के भारतीय सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध के बावजूद अधिनियम पारित किया गया था, जिनमें से सभी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक शामिल थे। इस अधिनियम के जवाब में 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था।
इसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को रद्द कर दिया गया था जब कुछ प्रांतों में दंगे हुए थे, खासकर पंजाब में जहां स्थिति गंभीर थी। ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करना था। अंग्रेज पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में गदरी क्रांति से भी डरते थे। दो लोकप्रिय कांग्रेस नेताओं जो कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। जब अधिनियम लागू हुआ तो विरोध बहुत तीव्र था और स्थिति से निपटने के लिए सेना को पंजाब में बुलाया गया था। अब इसके बारे में भी जानते हैं कि क्या है जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की कहानी। तो पंजाब में स्थिति भयावह थी क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ दंगे और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पंजाब को मार्शल लॉ के अंतर्गत या उसके तहत रखा गया था, जिसका मतलब था कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी हो गया था। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार के दिन अमृतसर के एक सार्वजनिक उद्यान जालियांवाला बाग में अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही भीड़ में बैसाखी मनाने आए श्रद्धालु भी शामिल थे। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आया और उसने बगीचे के एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग चलती रही जब तक कि 1650 राउंड गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 1000 लोग मारे गए और 1500 से अधिक घायल हुए। यह त्रासदी भारतीयों के लिए गहरा आघात था और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उनके विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह जो 1000 लोग मारे जाने की और 1500 से अधिक लोग घायल होने की जो मैंने आपको बताई यह संख्या सरकारी आधिकारिक जो है वो सूचना की पुष्टि करता है। यह त्रासदी जो है भारतीयों के लिए गहरा आघात बन गया और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उनके विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की और डायर ने स्पष्ट रूप से निंदा की। हालांकि डायर को ब्रिटेन और भारत में अंग्रेजों ने बहुत सराहा। हालांकि ब्रिटिश सरकार में कुछ लोगों ने इनकी आलोचना करने की जल्दी की। उनके कार्यों की आलोचना करने वालों में विंस्टन चर्चिल और पूर्व प्रधानमंत्री H.H. एस्क्विथ शामिल थे। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। हालांकि आयोग ने डायर के कृत्य की निंदा की, लेकिन उसने उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। उन्हें 1920 में सेना में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। नरसंहार और पीड़ितों को उचित न्याय देने में ब्रिटिश विफलता के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी और गांधी जी ने दक्षिण में बोअर युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिन्होंने ब्रिगेडियर जनरल डायर की कार्रवाइयों को मंजूरी दी थी, उनको 1940 में लंदन में उधम सिंह ने नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में हत्या कर दी थी। माना जाता है कि उधम सिंह ने एक बच्चे के रूप में नरसंहार देखा। दोस्तों, यही थे आज के 13 अप्रैल के दिन का इतिहास, जो कि जालियांवाला बाग या जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।